नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दी अनकुक समाज। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी काबिलियत के चर्चे चारों ओर गूंजते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रुचिता सुजय चौधरी मैम की, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की अध्यक्ष हैं। मैम एक अनुभवी शिक्षाविद और साथ ही साथ में पत्रकारिता के क्षेत्र में हम सब के लिए एक प्रेरणा है। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका एक बहुत ही लंबा और सफल करियर रहा है पत्रकारिता में भी और जनसंचार में भी, और आप यहाँ की मीडिया प्रभारी भी हैं। तो मैम, मुझे ये जानना है कि आज के दौर में सबसे बड़ी छात्रों के लिए और जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आपकी अनकुक्ड समाज की टीम है उनका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अनकुक्ड चीज़ें पहुंचना जनता तक बहुत ज़रूरी होता है और आप यंग लोग इस मुहिम पर काम कर रहे हैं, इस इशू पर काम कर रहे हैं, तो दैट्स रियली वंडरफुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ योर पॉडकास्ट। सेकेंडली, ये जो क्वेश्चन श्वेता आपने पूछा है ये बहुत ही रेलेवेंट है आज के दौर में, क्योंकि हम जर्नलिज्म में एक बदलाव देख रहे हैं ओवर द लास्ट, या मैं कह सकती हूँ कि पोस्ट कोविड, क्योंकि बहुत तेज़ी से इधर चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया ने ना सिर्फ एजुकेशन, ना सिर्फ रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स, बल्कि जर्नलिज्म को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। मुझे याद है हमारे ज़माने में जब व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप, तो उस टाइम का जो सेटअप होता था वो बिल्कुल डिफरेंट होता था न्यूज़पेपर्स का, और आज जो हम देखते हैं नए टर्म्स आ गए हैं, नए जॉब्स की ओपनिंग्स आ गए हैं। ना सिर्फ ये एडवांटेज हमें मिला है बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया, बट समहाउ कहीं ना कहीं एक चैलेंज के रूप में भी डिजिटल मीडिया हमें उभरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस चेंज हुई हैं। 24/7 का ये युग है। इसके साथ साथ जो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूज़ है, पहले हम लोग वेट करते थे कि अखबार नेक्स्ट डे हमें मिलेगा मॉर्निंग में, या नाश्ते के टेबल पे हम लोग अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आज जैसी घटना घटित होती है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया। सेकेंडली, एक जो बड़ी प्रॉब्लम या समस्या मैं देखती हूँ जिसको शायद एड्रेस करने की मुहिम चल भी रही है और ज़रूरी भी है, दैट इज़ द फेक न्यूज़ एंड द मिस इन्फॉर्मेशंस, जो कहीं ना कहीं अगेन डिजिटल मीडिया, मैं दोबारा नाम लूँगी, उसी से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये जो फेक न्यूज़ है इसका सत्यापन कर पाना, मिस इन्फॉर्मेशन को फैक्ट चेकिंग कर पाना एक अपने आप में चैलेंज है। ऑल्दो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो इस पर काम कर रही हैं, बट समहाउ एक बड़ी समस्या इसकी वजह से हो रही है, जिससे आम जनता कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। मैम, आपने डिजिटल मीडिया के बारे में डिस्कस किया, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि डिजिटल मीडिया के साथ साथ एक नया शिक्षा नीति भी आई है। तो अगर हम दोनों को साथ में मिलाते हैं तो क्या लगता है कि जो डिजिटल मीडिया की क्रांति है वो नई शिक्षा नीति ओवरकम कर पाएगी, या फिर कुछ और इम्पैक्ट लेके जा रही है? इसमें आप कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स को आ रहा है वो अगर आप क्लियर कर दें, क्योंकि बच्चे नई शिक्षा नीति से बहुत कंफ्यूज भी हैं, और क्योंकि अभी ये नई नई आई है तो इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ये एक्चुअली शायद दुखती रग है शिक्षकों की भी, और मुझे लगता है विद्यार्थियों की भी। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्न हो रही है, और हम लोग इसको यूनाइटेड होकर के फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फेस तो नहीं कहूँगी मैं, बट येस, वी आर द पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। येस, दिस इज़ द राइट वर्ड आई थिंक दैट वी कैन यूज़ फॉर दिस, कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का एरा चल रहा है। कोविड कई लिहाज से हम याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो जो कोरोना काल था या कोरोना पीरियड था, वो बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें देके जा रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं, और एनईपी भी यही बात करता है। ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन, बल्कि जो अभी तुमने जो वर्ड यूज़ किया था कन्फ्यूजन, दैट इज़ नॉट एक्चुअली कन्फ्यूजन्स, ये चेंजिंग एरा है, चेंजिंग फेज है, जिसमें कुछ उतार चढ़ाव ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि हम सब उस चेंज का पार्ट है। हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उसको सारी चीज़ें बहुत स्मूथ नज़र आएंगी, क्योंकि हमने वो सफ़र तय कर लिया।
तो नेशनल एजुकेशन एज अ टीचर मुझे इस लिहाज से पसंद है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि 1936 में जब हम एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, उसके बाद बहुत लंबा गैप लिया, उसके बाद फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट टाइम, और जिसे हम आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, उसने बहुत सारी नई नई चीज़ें नए ज़माने की रफ्तार के हिसाब से हमें प्रोवाइड करने की बात कहती है पॉलिसी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज ही हैं। हमारे ज़माने में कुछ ही स्ट्रीम्स हुआ करती थी कि आप साइंस है, मान लो अगर मैथ्स बच्चा पढ़ना चाहता है और उसने 12th तक आर्ट्स पढ़ लिया, किसी भी कारण से नंबर नहीं है, जो भी कंडीशंस कह लो, तो वो बच्चा बेचारा नहीं पढ़ पा रहा था मैथ्स। लेकिन आज के डेट में क्या है कि बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है उसको ये जो NEP है वो ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि ज्ञान आपको लेना है और ज्ञान का हक होना चाहिए हर स्टूडेंट के पास, बिकॉज लर्निंग शुड बी जॉयफुल या लर्निंग शुड बी इंजॉयबल, और ये तभी इंजॉयबल होगी जब हम हमारे हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे मैंने बाय चॉइस साइंस लिया था, लेकिन ऐसे मेरे अपने फैमिली में बहुत सारे मेरे सिबलिंग्स हैं जिनको कहा गया कि नहीं नहीं आपके मार्क्स कम है। वो भले ही मैथ्स पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ा कुछ और, या वो पढ़ना आर्ट्स चाहते थे लेकिन क्योंकि नंबर ज़्यादा आ गए तो उन्हें ज़बरदस्ती साइंस या बीटेक करना पड़ा। और ऐसी एक मेरी फेवरेट फिल्म भी है 3 इडियट्स, वो कहीं ना कहीं में ये एग्जाम्पल बताती है कि आप जो लाइफ में करना चाहते हो, सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप अपने दिल की सुनेंगे। लेकिन दिल की सुनने के लिए हमें दिमाग को भी एक्सपोज करना पड़ता है, ये जो ज्ञान के चक्षु इन्हें ओपन करना पड़ता है। एंड NEP कहीं ना कहीं ये रोल अदा करे कि आप जो मन है, जो इच्छा है, जिसमें आप खुश हैं, आप वो ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। और अगेन क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, तो चीज़ें बदलाव के दौर में थोड़ा समय लग रहा है। हो सकता है ये थोड़ा समय चैलेंजिंग भी हो सकता है इसमें हमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हों, बट जो इसका एंड डेस्टिनेशन है वो डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा, दैट आई कैन एंश्योर। एंड एक चीज़ और जो NEP बात करती है, दैट इज़ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट स्कीम की। ये भी बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि मैं पिछले 11 सालों से 12 साल मुझे कंप्लीट होने वाले हैं, मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में हूँ, और मेरे सामने CBSE यहाँ पे CBCS फॉर्मेट यहाँ पर लागू हुआ था। उसके बाद हम ऑनर्स डिग्री प्रोवाइड करने लगे। उससे पहले हम एनुअल सिस्टम पे थे, फिर हम सेमेस्टर सिस्टम में आए। देन उसके बाद में हमने NEP लागू किया, हमने 4 ईयर्स रिसर्च डिग्री प्रोग्राम में गए, हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। कई बार मैंने डिफरेंट बैचेस में ऑब्जर्व किया कि बच्चा एडमिशन भले ही 50 लेता है, लेकिन वो एंड तक आते आते किन्हीं कारणों से, अनअवॉइडेबल रीजंस रहते होंगे ऑफ कोर्स, बच्चे रह जाते हैं 40, 45, 41, संख्या घटती है। तो NEP कहीं ना कहीं ये जो गैप आ रहा था, जो बच्चे का नुकसान हो रहा है, उसमें कंट्रीब्यूट करे कि अगर आपने किन्हीं कारणों से छोड़ दिया तो वो आपका डिग्री बेकार नहीं गया। पहले के ज़माने में क्या था, डिग्री बेकार हो जाती थी, आपने कोर्स छोड़ दिया, आपको रीस्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या, आपका 1 साल के बाद आप किन्हीं कारणों से कंटिन्यू नहीं कर पाए तो आप उस रिकॉग्नाइज्ड डिग्री को लेके जाएंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ 3 ईयर्स प्रोग्राम, 4 ईयर्स प्रोग्राम, इस तरीके से। मतलब अगर आप देखोगे आपको रिकॉग्निशन हर एक स्टेप में मिल रही है, आपका कोई भी स्टेप, कोई भी इनिशिएटिव वेस्ट नहीं जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ NEP इज़ फ्रूटफुल, जो मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, तो विमेंस का क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके टाइम से अभी तक में रहा है, इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, इन द फील्ड ऑफ मेन स्ट्रीम या रिपोर्टिंग, इनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक देखने को मिली? मैनी हमारे ज़माने में हमें पहले तो जर्नलिज्म का कोर्स करना, घर पे कन्विंस करना मतलब बहुत मुश्किल होता था। घर पे आप कन्विंस कर लेंगे, आप रिश्तेदारों को क्या बताएंगे कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं, मतलब वो सबको ये लगता है कि मास कॉम में पढ़ते क्या हैं, क्या पढ़ाते हैं। बट जो ये इस फील्ड में उसको पता है कि नहीं, यहाँ भी बारीकियाँ सीखने की ज़रूरत है, यहाँ भी स्किल्स लर्निंग की ज़रूरत है। तो हर एरा के अपने अपने चैलेंजेस रहे हैं, और महिलाएं पिछले 1 दशक पीछे अगर हम मुड़ करके देखते हैं तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हो, चाहे वो शादी की एज भी अगर हम नोटिस करें रिपोर्ट्स
देखें, आंकड़ों पे नज़र डालें, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हमें हर स्टेज, हर पैरामीटर, हर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, फेमिनिज्म पर बात करते हैं, तो हमें हर जगह इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। क्योंकि हर चेंज कभी कभी समय लेता है, थोड़ा समय लेता है, तो यहाँ भी समय लग रहा है। हो सकता है कई लोग मुझसे सहमत ना हो कि एक तबके को ज़रूर हो सकता है इम्प्रूवमेंट मिला हो, एक तबका आज भी घरों में कैद है, घूंघट में कैद है, लेकिन बदलाव वहाँ भी आया है। हम देखते हैं कि आज स्मार्टफोन की वजह से एक्सपोजर ऑफ मीडिया हर एक महिला को मिल रहा है। आप अपनी, अगर आप में उतने इफ़ यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट, आप अपनी आवाज़ को आम जनता तक पहुंचा सकते हैं विद इन अ क्लिक, एक वीडियो अपलोड करके। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल अगर हम सर्च करेंगे तो हमें सोशल मीडिया पर नज़र आता है जहाँ पे महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई है, बियॉन्ड एजुकेशन, बियॉन्ड स्टेटस, बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट। तो बदलाव बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन। एनरोलमेंट बढ़ा है, यस, हायर एजुकेशन में लड़कियां बहुत ज़्यादा नहीं जाती थी, इधर ये संख्या बढ़ रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। प्लस ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें एनईपी देती है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, एनईपी में से भी ऐसा नहीं कि महिलाएं कई बारी, बिकॉज आई एम ऑल्सो वुमेन, आई एम मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो कई बारी बहुत सारी ये घरेलू समस्याओं की वजह से लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, शादी कर दी गई, दूसरे शहर में चली गई, पढ़ाई छूट गई। तो अब क्या है, आपको उतने पीरियड का रिकग्निशन मिलेगा, आप उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयबिलिटी में। सेकेंडली, स्टार्टअप्स की वजह से या जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, ग्रांट्स मिल रही हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टअप्स, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता बढ़ी है। ना सिर्फ स्टार्टअप्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत स्कीम्स हों, फंडिंग हो, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ महिलाओं को हमारे देश में मिल रही हैं। और हमारा खुद का देश, आई मीन प्रदेश जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाएगा, क्योंकि हमारे प्रदेश को लीड ही एक महिला कर रही हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की जो वाइस चांसलर्स हैं वो महिलाएं ही हैं, तो दैट्स अ प्रूफ कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन 12 इयर्स की जो आपकी जर्नी रही है, इसमें नैतिकता और साथ ही साथ उसमें जागरूकता का क्या इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रहा है, और अभी के अगर लाइफस्टाइल देखी जाए और इवन जर्नलिज्म को देखा जाए, तो इनमें ये 2 फैक्टर क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज बिकॉज इनके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली इवन अभी रिसेंट के भी केसेस बहुत सारे आ चुके हैं, तो उसमें दोनों का इम्पैक्ट क्या रहेगा? नैतिकता हो या फिर सत्यनिष्ठा हो, ये कहीं ना कहीं किसी भी सिस्टम के मूलभूत स्तंभ माने जाते हैं। क्योंकि चाहे वी एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर वहाँ पे भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आगे कोई भी काम प्रॉपर वे में या सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। सेम चीज़ अभी तुमने जो जर्नलिज्म को इसमें जोड़ा, तो जर्नलिज्म में भी इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ भी जर्नलिस्ट अगर बायस्ड है इन केस, या वो जो एथिक्स है उसको फॉलो नहीं करता है, या जो प्रेस काउंसिल ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसको फॉलो नहीं करता है, मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करता है, तो बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनका हनन हम होते हुए देखते हैं कई बारी। फिर उन पर बात चलती है, डिस्कशंस होते हैं, और ये बात आगे तक बढ़ती है, फैलती है। लेकिन एट द अदर साइड मुझे लगता है अब जो जनरेशन है, जो ये तुम्हारा पॉडकास्ट आप लोगों का देखेगा, उनको ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द फ्यूचर इज़ इन देयर हैंड। हमारे युवाओं के हाथ में हमारा भविष्य है। तो उस भविष्य के लिहाज से कि हमारा भविष्य सुनहरा हो, हमें नैतिक मूल्यों पर काम करना चाहिए, क्योंकि नैतिकता हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण देते हैं जहाँ पे सत्य, निष्ठा और जो कॉन्फिडेंस है, या जो एथिकल लॉज हैं, एथिकल वैल्यूज़ हैं, उनको हम फॉलो कर सकें। तो यस, जर्नलिज्म में भी ये चीज़ें इक्वली लागू होती हैं, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का काम ही यही होता है कि वो एटलीस्ट लोगों को, एटलीस्ट वो तो सत्य बताए ही बताए, बिकॉज देयर आर इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो बहुत कुछ परोस रहे हैं न्यूज़ के नाम पे, इंफॉर्मेशन के नाम पे। एंड आई डू एग्री कि वी ऑल आर लिविंग इन अ इंफॉर्मेशन एज, लेकिन इन सब के बावजूद हम आज भी एक अखबार पर, या आज भी हम एक न्यूज़ चैनल पर आंख बंद करके, आंख मूंद करके भरोसा करते कि एटलीस्ट ये तो सच बोल रहा है, या जो हम खबर पढ़ रहे हैं ये तो सच ही है। तो इसीलिए ये जो निष्ठा, मतलब सत्यनिष्ठा है, ये
दोनों ही कंधों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है एक पत्रकार के, कि वो सत्यनिष्ठ होना चाहिए, इथिकली, मॉरली, बोथ। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि जो हम सबको जानना है कि जो बच्चे हैं BA के जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, वो नेट JRF की प्रिपरेशन के लिए जब जाते हैं, अब जो जाएंगे तो उनके लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज, वो क्या कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि मास्टर्स से पहले वो इस चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी है या कुछ नया स्क्रिप्ट समथिंग, तो उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस वगैरह, या कैसे वो प्रिपरेशन करें और कैसे उस चीज़ को और सिंपली और अच्छे से क्रैक ऑन कर सकते हैं वो। अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, क्वालिफाई कैसे करें। मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स का भविष्य जुड़ा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम सबको सबसे पहले सपने देखने चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सपना देखेंगे तभी हम उसे पूरा कर पाएंगे, और उसके लिए हम सारी कायनात एक कर देंगे। तो सबसे पहले टारगेट, जो मैंने सपना कहा, डैट मीन्स यू हैव टू फिक्स योर टारगेट। हमने अपना टारगेट फिक्स किया और उसके बाद हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। स्ट्रैटेजी मीन्स देयर शुड बी अ रोड मैप, कि आज ये करना है, देन नेक्स्ट डे, आज ये सब मेरा तात्पर्य है कि आज हमें ये तैयारी करनी है, हमें तैयारी किस तरीके से करनी है, हमें कौन सा टॉपिक आज पढ़ना है, हमें किन किन बुक्स का रेफरेंस लेना है, हमें सिलेबस डाउनलोड करना है। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं, मेरे घर में आज भी ये परंपरा है कि अगर एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो आपको दरवाजे पे डेट शीट लगानी है, आपको जो हमारे घर का दरवाज़ा, मतलब बेडरूम का जो दरवाज़ा है, उसमें आपको सिलेबस लगाना है। क्यों? आते जाते आपकी नज़र पड़ेगी, आपका टारगेट ये है। तो ये वी फॉलो दिस काइंड ऑफ अ रूल इन माई हाउस। तो ऐसे ही हर एक युवा को कम से कम कर्तव्य निष्ठा का ध्यान रखते हुए, और मेहनत इज़ द ओनली की टू सक्सेस। ये जो प्रोवर्ब्स बने हुए, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इंग्लिश में पढ़ करके उसका वाक्य प्रयोग करके अच्छे नंबर ले आते थे, कहीं ना कहीं दे हैव एंड दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। इसीलिए मेहनत जितना आप करेंगे उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी। कभी कम कभी ज़्यादा समय लग सकता है, बट येस, हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। तो इसीलिए जितने भी यूथ्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो टारगेट फिक्स करें, मेहनत करें, और जैसे अर्जुन की नज़र सिर्फ मछली की आंख पर रहती थी, हमें भी हमारे युवाओं तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आपकी नज़र सिर्फ मछली की आंख पर होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए क्या आप एक मॉरल या एक संदेश देना चाहेंगी कि अभी आपके पूरे लाइफस्टाइल से वो क्या कनेक्ट कर सकते हैं और आगे वो कैसे करियर ग्रोथ कर सकते हैं एक क्लास से? योर क्वेश्चन इज़ नाइस, बट आई एम नोबडी टू बिकम द आइडियल। मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ मुझे फॉलो करें या मेरी लाइफ को प्रेरणा स्रोत माने, बट येस, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपना टारगेट लाइफ में हम सबको डिसाइड करना चाहिए। टारगेट लाइफ में एज के हिसाब से बदलते चले जाते हैं। एक समय होता है जब हमारा टारगेट होता है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर एक समय आता है लाइफ में कि हमें हमारा करियर बनाना है, फिर एक समय आता है कि हमें हमारे लिए अच्छा जीवन साथी चुनना है, फिर एक समय आता है कि जो हमें अपना घर बसाना है, और ये टारगेट्स पूरे करते हुए यूं ही ज़िंदगी गुजर जाती है। इन सब के अपार्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, डैट इज़ सेल्फ सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होती है, जो हम हमारे लिए चुनते हैं। मैं हमेशा मेरी क्लास में भी स्टूडेंट से कहती हूँ, और मेरे जितने पेयर ग्रुप हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको यही मेरी तरफ से कहने और बताने की कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन में कुछ समय अपने लिए, मी टाइम जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप बियॉन्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ बहू ऑल्सो, आई एम अ टीचर ऑल्सो, बहुत सारी एडिशनल जिम्मेदारियां भी रहती हैं, बट मैं पूरे दिन में 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे एज अ फीमेल तो आप पूरे घर का ख्याल रख पाएंगे। और ये महिलाओं को भी मेरा संदेश है, स्टूडेंट्स के लिए भी ये संदेश है कि आप अपने लिए हमेशा एक समय ऐसा निकालिए जहां आप सिर्फ अपने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अभी हमारे लिए हो सकता है यंग या यूथ्स के लिए टारगेट करियर हो, लेकिन जब आप करियर में भी सक्सेस पालेंगे तो अल्टीमेटली हम यही पाते हैं कि हम कर सब खुशी के ले रहे हैं, हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस में आप ही कहीं आपकी खुशी खो जाएगी, तो डेट हैप्पीनेस हैज़ नो सेंस। तो इसीलिए अपने लिए समय ज़रूर निकालिए और खुश रहिए, क्योंकि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशी और आपके परिवार का साथ मैटर करता है।
थैंक यू that's सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, और आपकी सारी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एट अ एंड अब मुझे बस पूरे टाइम पे एक ही चीज़ रियलाइज़ हो रही थी, मैं आपको पूरे टाइम देखती हूँ और एक ही चीज़ रियलाइज़ होती है जो मुझे, गुड बेटर बेस्ट, डोंट लेट रेस्ट, द गुड बिकम बेटर, द बेटर बिकम बेस्ट। Oh my God. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. थैंक यू।